हेलो एवरीवन। बेटा आज जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्स। किस टाइप का फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का सुपरपोजिशन क्या होता है? ठीक है, तो देखो सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का सुपरपोजिशन मतलब क्या है कि जैसे मान लो m1, m2, m3, m4, 4 मैसिव बॉडीज आर देयर। इनके बीच का डिस्टेंस r1, इनके बीच का डिस्टेंस r2, इनके बीच का डिस्टेंस r3। ठीक है, तो अगर हम इस पर टोटल फोर्स पूछें कि m2, m3 और m4 की वजह से नेट फोर्स ऑन m1, ठीक है, m1 पर नेट फोर्स क्या होगा? तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर। फोर्स ऑन, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे r1 कैप ले लो, इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर r1 कैप, F13 इज इक्वल टू जी m1 m2 जी m1 m3 अपॉन r2 स्क्वायर। इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है इसको हमने ले लिया क्या? r2 कैप। उसी तरह से F14 वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू द फोर्थ मैसिव बॉडी, दैट इज जी m1 m4 अपॉन r3 स्क्वायर। इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या ले लेंगे? r3 कैप। तो अब अगर हम बात करेंगे नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स m1 पर क्या लग रहा होगा, m1 पे जो नेट फोर्स है वो कितना होगा? तो नेट फोर्स की हम बात करेंगे तो चूंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इनका एडिशन होगा वो क्या होगा? वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो जो इनका एडिशन होगा वो वेक्टर सम होगा। तो वेक्टर सम करेंगे यानी कि नेट फोर्स एफ नेट कह सकते हो ऑन 1, यानी कि m1 पर जो भी नेट फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा क्या? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। मतलब क्या है कि टोटल फोर्सेस को हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे, एंड दिस इज नोन एज द सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, या फिर यहां पर सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे वेक्टर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस इज अ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि जो भी फोर्सेस हैं उनका वेक्टर एडिशन यानी कि उनका वेक्टर समेशन। इसी तरह से मान लो इसको अगर हम जनरल फॉर्म में देखें, यानी कि अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्या जाएगा? एफ आई, यहाँ पे 1 और जे। तो देखो आई तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, आई को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस पर लगाया जा रहा है फोर्स ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जे लिख लो, एफ जे वेक्टर। ठीक है, और यहाँ कहाँ से लेकर के? जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के जे इज इक्वल टू n तक। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एफ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? जी स्मॉल m कैपिटल M
यहाँ पे आई लिख सकते हैं अपॉन आर आई स्क्वायर, और यहाँ पे आर आई कैप आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू एन तक जितने भी होंगे इस तरह से हम इनको जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सुपरपोजिशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का सुपरपोजिशन का मतलब यही है कि उनका टोटल वेक्टर सम कर लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हालांकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो आपके सिलेबस से ये डिलीटेड पार्ट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि आगे इसका यूज़ भी है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैप्टर्स में इनके यूजेस पढ़े हैं, मतलब प्रीवियसली भी आपने पढ़ा है, ठीक है, कि बहुत सारे चैप्टर्स में इनके यूजेस थे भी। तो इस वजह से ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। डिलीटेड है, सीबीएसई ने डिलीट किया है इस सेशन के लिए, ठीक है, बट हमें इस चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ये चीज़ें हमेशा काम आती हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें से एक बॉडी को जो है हम अर्थ कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि एक बॉडी क्या है, अर्थ है। तो उस केस में हमें इस चीज़ को मालूम होता है कि मतलब कि अगर एक बॉडी अर्थ है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से कोई भी बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में अर्थ की तरफ मूव करती है। जैसे मान लो दिस इज अ अर्थ, यहाँ पे इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। तो कोई भी बॉडी यहाँ से अगर इसकी तरफ मूव कर रही है, इसका मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा, दिस इज अ मास ऑफ द बॉडी, जो भी है। ये इधर की तरफ मूव कर रही है तो इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, F इज इक्वल टू एम जी एम एम ई अपॉन, चूँकि अगर ये बॉडी मूव करके इसके सरफेस पे आ जाए तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या ले लेंगे, आर ई स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको मिल गई ये। अब अगर मान लो ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रही है तो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मान लिया कि वो जी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो जी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब कि इस पर एक फोर्स ये भी जो लग रहा है, यानी कि m इंटू जी। तो यहाँ से g की अगर हम बात करेंगे तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल, जी एम ई मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर। तो दिस इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होती है बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड के आसपास आती है। एग्जैक्ट नहीं है कि इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, पोल पे कुछ होगी, ठीक है, इक्वेटर पे कुछ होगी। तो पोल पे जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। मैक्सिमम होने का मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना पोल के लिए। भाई देखो, अर्थ का जो हमारा शेप है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अगर हम पोल की बात करेंगे तो यहाँ पर यानी कि ये इससे रेडियस, ये वाली रेडियस इक्वेटर का और ये वाली रेडियस क्या है, पोल का। तो पोल के केस में ये क्या हो जाएगा, रेडियस कम, तो ये जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो पोल पे जो इसकी वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है और वो कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना,
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ बात हम कर रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट आती है तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के मास और डेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो अब ध्यान से देखना, हमें मालूम है G इज इक्वल टू क्या होता है, GME अपॉन RE²। मतलब यहाँ पर ME क्या है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ है। RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे G की वैल्यू अगर हम अर्थ के सरफेस पे लेते हैं तो अर्थ के सरफेस पे, यानी कि इससे आपको क्लियर हो गया क्या कि यहाँ पे ये जो G की वैल्यू है स्मॉल g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कहाँ पर, अर्थ पर ली जा रही है। तो यहीं से अगर हमें मास ऑफ द अर्थ फाइंड आउट करना है तो मास ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, GRE² अपॉन कैपिटल G। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे स्मॉल g, कैपिटल G, R, इन सब की वैल्यूज़ आप पुट करोगे। पुट करने के बाद से सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, यानी यही वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, तो अर्थ का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg होता है। नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम मास की बात करेंगे, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, वॉल्यूम अर्थ की क्या हो जाएगी, 4/3 पाई RE³। ठीक है, तो ये वैल्यूम इसका हो जाएगा क्या, 4/3 पाई RE³। अब हमें ME की वैल्यू मालूम है, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ इंटू 1/4 पाई RE³। 3 मास ऑफ द अर्थ के लिए फार्मूला हमने ये यूज़ किया है क्या, GRE² अपॉन कैपिटल G इंटू 1/4 पाई RE³। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, 3G अपॉन 4G पाई RE। तो ये वैल्यूज़ आपको क्या देगा, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की डेंसिटी बताएगा। ठीक है, इसमें जो है कैपिटल G की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको मालूम है 6.67 × 10⁻11, और इसकी वैल्यू 9.8 रख लो, पाई की वैल्यू 3.14, RE रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करके। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट करके कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 5.5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगी। तो यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी ऑफ द अर्थ ये होती है बाई फार्मूला। अब मान लो आपसे पूछा जाए इक्वेटर के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी इक्वेटर पे क्या होगा, पोल पे क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है इस रेडियस की वजह से, तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करोगे। क्लियर, ओके। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
ठीक है। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या डिफरेंस है, क्या होता है इनर्शियल मास? तो चलिए, इनर्शियल मास की अगर हम बात करेंगे तो इनर्शिया, सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया क्या होती है? इट इज़ अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी or internal property of a body by virtue of which a body resists to change in its states of rest or motion, यानी कि उसकी state of rest और motion को चेंज करने का काम करती है, मतलब जो भी चेंजेस होते हैं उसको रोकने का काम करती है इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमने जब इनर्शिया के बारे में भी डिस्कस किया था तो उस टाइम भी हमने क्या बताया था कि इनर्शिया इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, बट इसको हम कंपेयर करते हैं मास से, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर ज़्यादा मास है यानी कि हैवी बॉडी है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, हम इतना कहते हैं। अगर कोई भी बॉडी लाइटर बॉडी है तो उसकी इनर्शिया क्या होगी, कम होगी। तो ये दो तीन चीज़ें हमें प्रीवियस क्लासेस में हमने ये चीज़ें सीखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शियल मास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनर्शियल मास का मतलब कि जो टोटल मटेरियल बॉडी के अंदर कंटेंट है, ठीक है, वो आपका इनर्शियल मास कहलाता है। ठीक है, तो इनर्शियल मास क्या जाएगा, टोटल मैटर in a body constitutes inertial mass। किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल मैटर प्रेजेंट है वो इनर्शियल मास कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, फिलहाल इसकी यूनिट आपको पता ही है, केजी वगैरह हम यूज़ ही करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल मास की, ग्रेविटेशनल मास। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल मास की हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अगर रेशियो ले लें तो हमको क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज रेशियो ऑफ gravitational force of earth to the acceleration due to gravity, acceleration due to ग्रेविटी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्रेविटेशनल मास है इसको हम mg से डिनोट कर देते हैं। तो mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि अर्थ की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख सकते हैं क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज gm मास ऑफ द अर्थ एंड mg अपॉन re स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। ये हो गया आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रिलेशन फाइंड आउट अगर हम करें कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में क्या रिलेशन होता है तो चलिए देख लेते हैं।
relation between inertial mass and gravitational mass. इसके लिए मान लो लेट mi इज इक्वल टू इनर्शियल मास और फोर्स एक्टिंग ऑन mi विद एक्सीलरेशन g। मतलब कि अर्थ जो है इसी एक्सीलरेशन से इनर्शियल मास को अपनी तरफ खींच रही है। तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, mig। उसी तरह से अगर हम ग्रेविटेशनल मास की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल मास आपका हो जाएगा क्या, मान लो mg। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल मास mg, तो अगर इस पे जो फोर्स काम कर रहा है, इसको कैपिटल G लिख लो, ज़्यादा सही है। अब इस पे जो फोर्स काम कर रहा है यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन mg ड्यू टू अर्थ, दैट इज ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू G मास ऑफ द अर्थ और यहाँ पर mg अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस ऑफ द अर्थ पे ले लेते हैं तो आर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है यहाँ पे g की वैल्यू, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, mi। g की वैल्यू क्या होती है, g me, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो mi एंड इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, अब चलो इसको अगर हम कंपेयर कर लें सीधे सीधे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mi इंटू जी इज इक्वल टू जी एम ई, यहाँ पर mg अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या चीज़ आपको पता चली कि mi इंटू जी, मतलब कि अगर हम इस इनर्शियल मास की बात करें, अच्छा ग्रेविटेशनल मास आपको पता है कि इस g को अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें g को, तो ये हमें क्या मिलता था, ग्रेविटेशनल मास mg। तो यानी कि यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जो इनर्शियल मास है, इनर्शियल मास क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनर्शियल मास हमारा आ जाएगा, मान लिया कि ग्रेविटेशनल मास क्या है, mg इंटू जी। ठीक है, तो इनर्शियल मास इज इक्वल टू mg इंटू जी, या फिर सिंपली हम इसको लिख सकते हैं m इंटू जी। ठीक है, तो इनर्शियल मास जो होगा आपका m इंटू जी, यहाँ से इस तरह से हम कैलकुलेट आउट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम बात करेंगे मास एंड वेट की। तो मास की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट वेट की अगर हम बात करेंगे तो वेट कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, वेरी करता रहता है। तो आइए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस इज 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द मून इज दिस, कैलकुलेट द मास ऑफ द मून, यूज द नोन वैल्यू ऑफ जी। जी की जो नोन वैल्यू है कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज पुट करके आपको फाइंड आउट करना है क्या, मास ऑफ द मून। तो आपको मालूम है किसी भी चीज़ का, अगर हमें किसी प्लैनेट का मास निकालना है, जैसे अर्थ का मास निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, अर्थ का मास निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला यूज़ किया था, जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था, जी आर स्क्वायर अपॉन
कैपिटल जी। ये अर्थ के लिए यहाँ पे आर ई था और यहाँ पे जी हमने रखा था, मास ऑफ द अर्थ था। उसी तरह से मून के केस में यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून ले लेंगे, रेडियस ऑफ द मून। वैल्यू ऑफ जी एट द मून, मून पे जी की वैल्यू कितनी होती है, ये चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस इज 1.67। तो ये वैल्यूज आप पुट करोगे तो क्या जाएगा 1.67। रेडियस भी मून की दे रखी है कितनी 1.74 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या आती है 6.67 10⁻11। ये कैलकुलेट करोगे सॉल्व करके तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.58। आंसर आएगा क्या 7.58 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, तो सीधा सीधा आपने फार्मूला यूज़ करके आंसर फाइंड कर लेना है अपने को। ठीक है, तो इस तरह से आंसर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड इस तरह से कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।